हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू दिस सेशन। आज हम बात करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की। जैसा कि आप जानते हैं ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है और इस लेक्चर का नाम है एनसीईआरटी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशन। मतलब आज के लेक्चर में हम सिर्फ एनसीईआरटी में आपकी जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल उसके सारे वेरिएशंस को देखेंगे, उसको उसके सारे प्रॉब्लम्स, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल्स हो या चाहे वो एक्सरसाइज हो, उसके कुछ एग्जाम्पल्स, उसके सारे टाइप्स और वेरिएशंस के जितने भी सवाल हैं उसको हम करेंगे। तो मेनली हम इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशन का नाम देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने क्लास 7th में ऑलरेडी अलजेब्रा पढ़ा है और आपको इक्वेशन का भी मतलब समझ में आता है। तो बिफोर हम स्टार्ट करें उससे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि अलजेब्रा क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। उसके बाद हम ध्यान देंगे ये लीनियर का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद हम इस चैप्टर के आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक्सप्रेशन की। तो आप अलजेब्रा की जैसे बात करते हो, जैसे ही आप अलजेब्रा की बात करते हो तो आपके दिमाग में दो चीज़ आती है। एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल। जब आप कांस्टेंट की बात करते हो तो मतलब एक ऐसा वैल्यू जिसकी वैल्यू, एक कोई भी ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स हो। मतलब आप सारे रियल नंबर्स को कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कांस्टेंट के एग्जांपल में जैसे 1 एक कांस्टेंट है, 7 एक कांस्टेंट है, -2 एक कांस्टेंट है, 1/3 कांस्टेंट है, -1/4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, √2 कांस्टेंट है। ये सारे जो रैशनल इरैशनल जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे कांस्टेंट्स की कैटेगरी में आते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। वेरिएबल्स आर दोज जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। और मैथमेटिक्स में हम वेरिएबल्स को लेटर्स से डिनोट करते हैं, चाहे वो इंग्लिश लेटर हो या चाहे वो ग्रीक लेटर हो। कभी जैसे आप इंग्लिश लेटर्स में हम नॉर्मली वेरिएबल को XYZ या ABC या PQR के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, या हम क्या कहते हैं कभी कभी लैटिन ग्रीक्स को भी यूज़ करते हैं, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये सारी चीज़ें जो हैं ग्रीक अल्फ़ाबेट्स जो हैं, लैटिन में गलत बोल रहा था, इट्स ग्रीक अल्फ़ाबेट्स। तो जैसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। इनफैक्ट पाई भी ग्रीक लेटर भी होता है, लेकिन पाई आपका एक कांस्टेंट भी होता है। ओके ना, जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि वेरिएबल भी आपका एक नंबर है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है वो चेंज होती रहती है। तो जो ऑपरेशंस जो स्टार्ट होता है वो बिल्कुल वैसे ही सोचा जाता है। अच्छा, अब आप जैसे देखते हैं कांस्टेंट हो गया और एक वेरिएबल हो गया। जैसे मान लो एक कांस्टेंट हुआ, लेट्स से आई टेक द कांस्टेंट 5, और एक वेरिएबल मान लो मैंने ले लिया x। अब मैं 5 और x ये कांस्टेंट वेरिएबल को के कॉम्बिनेशन से मैं टर्म लिख सकता हूँ। तो टर्म क्या क्या बना सकता हूँ? मैं टर्म बना सकता हूँ 5x, मैं टर्म बना सकता हूँ x/5, मैं टर्म बना सकता हूँ 5/x। तो ये सारे तीनों अलजेब्रिक टर्म हैं। और मुझे टर्म्स अगर बनाने हैं तो मैं टर्म्स बनाऊंगा 5 + x, 5 - x, x - 5। तो ये क्या हो गया? दो टर्म्स हो गए। तो टर्म्स को सेपरेट करता है प्लस और माइनस। और जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आप देखते हो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स की कॉम्बिनेशन, तो उसे हम कहते हैं टर्म। टर्म और टर्म्स में समझ में आ गया। तो अलजेब्रिक टर्म से जो बनता है उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर आपको कोई बात बोले तो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आप बोल सकते हो 7x² इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 5x + 2y is an algebraic expression, 7x + 2 is an algebraic expression, 7x + 2/x is an algebraic expression। ये सारे एक्सप्रेशन अलजेब्रिक हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर हाईएस्ट पावर 1 हो जाता है, क्या हो जाता है? अगर आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 हो जाता है तो हम कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं उसे हम? लीनियर। और अगर वेरिएबल एक ही होता है तो हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल। तो आपको ये समझ में आना होगा कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन का आपको फ़र्क समझ में आना चाहिए। तो एक्सप्रेशन में आप कोई भी इक्वालिटी साइन नहीं देखते। एक्सप्रेशन में आप क्या देखते हो? एक्सप्रेशन में आप सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है जो आपके
कांस्टेंट और वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए जो आपने टर्म बनाया, जैसे कि 5 + x, x/5, ये सारे क्या हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 5 अपॉन x। अब इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको देखना है कि कितने वेरिएबल्स हैं। जैसे अगर मैं कहूँ x + 2y + 3, तो इसमें 2 वेरिएबल हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ x + 2x², तो मैं कहूँगा इसमें अभी भी एक ही वेरिएबल है, लेकिन ये लीनियर नहीं है। तो लीनियर एक्सप्रेशन होने के लिए क्या चाहिए, लीनियर एक्सप्रेशन होने के लिए जो खास बात है वो होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल शुड बी 1, हाईएस्ट पावर शुड बी 1। तो मतलब अगर आपको पावर सिर्फ 1 में दिख रहे हैं वेरिएबल के, तो आप कह सकते हैं वो लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर उसके पावर 1 के अलावा कुछ भी हैं, जैसे 2, 3, 1/2, 2/7, -1, तो आप उसको लीनियर एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे। आप लीनियर एक्सप्रेशन तभी कहेंगे जब आपका जो वेरिएबल है उसके पावर सिर्फ 1 होने चाहिए। उसके बाद आते हैं आप एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। ये तो बात हो गई कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब बीच में आ जाता है एक इक्वालिटी साइन, और यहाँ पे इस पोर्शन में कुछ लिखा होता है और इस पोर्शन में कुछ लिखा होता है, और ये इक्वालिटी साइन बोलता है कि ये दोनों बैलेंस है, लाइक तराजू। आप इसको तराजू की तरह सोच सकते हैं कि ये जो तराजू होता है जिसमें एक साइड ये है और एक साइड ये है और इक्वालिटी का साइन ये है। यहाँ पे आप क्या रखते हो, यहाँ पे आप एक एक्सप्रेशन रखते हो और यहाँ पे आप एक्सप्रेशन रखते हो। इसे आप लेफ्ट हैंड साइड कहते हो, इसे आप राइट हैंड साइड कहते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक एक्सप्रेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कांस्टेंट, और राइट हैंड साइड में आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या कांस्टेंट होता है। तो आप दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड आपके पास एक्सप्रेशन होता है और आप उसको इक्वालिटी का साइन देके उसे इक्वेशन बनाते हो। और जब वेरिएबल सिर्फ एक होता है और हाईएस्ट और उसका पावर 1 होता है, तो हम उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे अगर मैं कहूँ 7x = 21, ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। आपको लेफ्ट साइड में एक एक्सप्रेशन दिख रहा है, राइट साइड में दूसरा एक्सप्रेशन दिख रहा है, और डिग्री 1 है। जैसे आप देखो 7x + 2 = 5x + 4, ये क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है और जो वेरिएबल है वो भी एक ही है। अगर मैं कहूँ 7x + 2y = 5, तो आप ये कहोगे कि लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन वेरिएबल 2 है, तो आप इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आई होप आपको क्लैरिटी हो रही है कि लीनियर इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है। एक्सप्रेशन कोई भी अलजेब्रिक स्टैंड अलोन एक्सप्रेशन होता है। जब आप उसको इक्वालिटी के साथ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2 एक्सप्रेशन डालते हो तो आप उसको कहते हो इक्वेशन। और अगर वो जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी जो वेरिएबल है वो अगर एक है, तो आप कहोगे 1 वेरिएबल, इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और आप देखोगे अगर उसकी पावर्स सिर्फ 1 डिग्री है, अगर x की पावर या y की पावर जो भी वेरिएबल है वो सिर्फ 1 डिग्री है, तो आप बोलोगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आइए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या सवाल रखे हुए हैं। तो एनसीईआरटी में जो सबसे पहला टॉपिक वो टच कर रहा है वो है सॉल्विंग इक्वेशंस which have linear expressions on one side and numbers on the other side। तो आपको क्या देख रहा है, solving equations which have linear expression on one side। मतलब अगर मैं इसे कहूँ this = this, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में और ये आपका राइट हैंड साइड में। तो ये कह रहा है यहाँ पे सिर्फ लीनियर एक्सप्रेशन होने चाहिए और यहाँ पे आपके सिर्फ नंबर्स होने चाहिए, मतलब कांस्टेंट होने चाहिए। मतलब दोनों साइड आपको लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है। अगर एक साइड लीनियर एक्सप्रेशन है और दूसरे साइड सिर्फ नंबर है, तो ये बहुत ही आसान इक्वेशन होता है। इसे लेवल 1 के इक्वेशन में आप डाल सकते हैं। तो आइए सॉल्व करना देखते हैं। सॉल्व करने से पहले जैसा कि मैंने आपका जो लास्ट क्लास में फॉर्मूला की बात की थी, बिल्कुल वैसे ही पढ़ेंगे। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का इक्वेशन के कुछ रूल्स होते हैं। इक्वेशंस के रूल्स ये होते हैं, सबसे पहले जैसे कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो भी क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, सेम क्वांटिटी आपको राइट हैंड साइड में ऐड करना होगा, तभी आपका इक्वेशन बैलेंस रहेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड रूल आप समझिए, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सेम चीज़ आपको राइट हैंड साइड में भी सब्ट्रैक्ट करना होगा, तभी आपका इक्वेशन मेंटेन होगा। ये दो बहुत कॉमन सी बात है। तीसरी चीज़, जो भी चीज़ आप लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही चीज़ आपको राइट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करनी होगी, तभी आपका
इक्वेशन बैलेंस होगा। तो आपको एक ही नंबर दोनों तरफ से एक ही चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। चौथी चीज़, जो लेफ्ट हैंड साइड में आप किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में भी उसी चीज़ से आपको डिवाइड करना होगा। तो मतलब आप जो भी काम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सेम काम राइट साइड में करोगे तो आपकी इक्वालिटी में फ़र्क नहीं आएगा, आपकी इक्वेशन मेंटेन रहेगी, इक्वेशन बैलेंस रहेगी। तो ये 4 प्रिंसिपल आपको अपने हमेशा ध्यान में रखना है। इस 4 प्रिंसिपल को लेके आपको आगे बढ़ना है। आइए पहला सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आप देख सकते हो तो आप देख सकते हो आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 लिखा है। आप जैसा कि देख रहे हो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है। आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में सिर्फ नंबर 7 है और लेफ्ट हैंड साइड में आपका लीनियर एक्सप्रेशन है। तो जो टॉपिक है उसी टॉपिक का ये क्वेश्चन है। तो अगर आप देखिएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ये आपका सबसे पहला एक स्टेटमेंट है जो आपको एज इट इज़ लिखना है। आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए ये साइन दे सकते हैं, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, जो आपको नेक्स्ट स्टेप में ले जाता है कि व्हाट इम्प्लाइज। अब क्या करना है, देखिए 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा टारगेट होना चाहिए कि x को फ्री करो, x को सारे वेरिएबल से, सारे कांस्टेंट से फ्री करो ताकि हम x को अलग रख सकें और उसकी वैल्यू राइट साइड में निकाल सकें। तो आप जैसा कि देख रहे हो 2x माइनस 3 है, तो मुझे -3 रिमूव करने के लिए +3 बोथ साइड ऐड करना होगा। तो मैंने 2x माइनस 3 में +3 ऐड कर दिया और यहाँ पे भी 7 +3 कर दिया। आप देख सकते हो -3 +3 वो कैंसिल आउट कर देगा, तो बचेगा आपके पास 2x और 7 + 3 हो जाता है 10। यहाँ तक आपको बहुत आसानी से, अब 2x है और उधर 10 है, मुझे x को फ्री करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड में 2x से 2 डिवाइड करूँगा और राइट हैंड साइड में 10 से 2 डिवाइड करूँगा, तो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 5। सो दिस इज माई आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स मूव अहेड। दूसरा है, उसमें देखिए पहला जो था उसमें पूरे होल नंबर्स और इंटीजर्स में थे। यहाँ पे आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड है x/3 + 5/2 इज इक्वल टू -3/2। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि लीनियर एक्सप्रेशन है, और राइट हैंड साइड में प्योर एक नंबर पड़ा हुआ है जो कि एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। अब इसको मैं इम्प्लाइज करता हूँ, तो आप देख सकते हो x/3 + 5/2 इज इक्वल टू -3/2। अब बताइए 5/2 को अगर रिमूव करना है मुझे तो क्या करना पड़ेगा, बताइए, -5/2 मुझे ऐड करना होगा। तो मैंने -5/2 दोनों साइड ऐड कर दिया, क्या हो गया, -5/2। तो आप जैसा कि देख रहे हैं 5/2 से -5/2 कट गया, यू आर जस्ट लेफ्ट विद x/3। और यहाँ पे आप 2 का एलसीएम ले लीजिए और ये बन गया -3 -5। आपको फिर से नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं, x/3 इज इक्वल टू -8/2, राइट। अब आपको x/3 है, आपको पता है कि x को फ्री करने के लिए 3 से हमें 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट हैंड साइड में भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास बचा x इज इक्वल टू -12। दैट इज माई आंसर। ओके, वेरी इजी। थर्ड है 15/4 - 7x इज इक्वल टू 9। यहाँ पे आप देखिए फ्रैक्शन है और x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 15/4 - 7x इज इक्वल टू 9। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, अभी आप x पे ध्यान देने से बेटर है कि x के साथ जो टर्म एक्स्ट्रा जो कांस्टेंट टर्म है उसको रिमूव किया जाए। तो आप देख सकते हो 15/4 मैं दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो -15/4 एंड 9 - 15/4। यहाँ से मेरे पास बचा सिर्फ -7x और ये बन गया 36 - 15/4। बताइए कैसे हुआ ये 36, क्योंकि मैंने 4 एलसीएम ले लिया, 9 4 36, 36 - 15 इज 21। अब देखिए क्या हो जाता है, अब है -7x इज इक्वल टू 21/4। अब जैसा कि जान रहे हैं x के साथ -7 है, तो मैं दोनों साइड -7 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, -7x डिवाइडेड बाई -7 और यहाँ पे किया 21/4 डिवाइडेड बाई -7। तो आप देख सकते हैं ये x फ्री हो चुका है -7 से -7, और यहाँ पे 21/4 इंटू -1/7 हो जाएगा। 7 3s are 21, so answer would be -3/4. So I can say x is equal to
-3/4। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का है। एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 6 सवाल बहुत आराम से आप कर लोगे। 7th है, मैं बस ऐसे ही दिखाने के लिए लिया हूँ कि ये सवाल और अच्छे से आप कैसे हैंडल कर सकते हो। तो आप आई एम श्योर आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन को रोक के भी सॉल्व कर सकते हो। 2x/3 = 18। सो 2x = सॉरी, तो मुझे क्या करना है, मुझे x को फ्री करना है। तो पहले मैं 3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँगा, तो क्या हो जाएगा 2x/3 × 3 = 18 × 3। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड सेम नंबर मल्टीप्लाई किया। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो मुझे चला 2x = 54। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, 2x को 2 से डिवाइड किया, 54 को 2 से डिवाइड किया, तो 2x/2 क्या हुआ x, और ये क्या बन गया 27। सो योर आंसर इज x = 27। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे डेसिमल्स हैं, इसलिए मैंने ये एग्जांपल क्वेश्चन पिक किया था एक्सरसाइज 2.1 का। तो आप देख सकते हैं y/1.5 = 1.6। अब इसमें घबराना नहीं है, जैसे नंबर के साथ बिहेव करते हो बिल्कुल वैसे ही डेसिमल के साथ भी। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोनों साइड y/1.5 से 1.5 मल्टीप्लाई कर दूंगा और 1.6 से 1.5 मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप देखते रहते हो ये दोनों कट जाएगा, यू आर जस्ट लेफ्ट विथ y। और 1.6 × 1.5 आई एम श्योर आपको मल्टीप्लाई करना आता है। 16 15 = 240, so that is going to be 2.40. So your y is going to be 2.4. That is your answer. Okay. क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें क्या है, इसमें x/3 है। मतलब ये क्वेश्चन भी आप बड़े आराम से कर लोगे, जल्दी से मैं बता देता हूँ। x/3 + 1 = 7/15। तो आप क्या करोगे, -1 -1। तो अब देखिए ये क्या बचा, x/3, यहाँ पे एलसीएम लोगे 15, 7 - 15। आप क्या हो गया, x/3 = -8/15, राइट। अब क्या करोगे, x/3 × 3 -8/15 × 3 क्या बन गया, ये x अकेला रह गया और ये बन गया -8/5। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आप बैलेंस आउट करोगे तो आपके लिए सारे आसान हो जाएंगे। आइए दूसरा एक्सरसाइज 2.1, आई एम श्योर आप सारे हैंडल कर पाओगे। ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 2.1 के करके हमें भेजने हैं। आपके असाइनमेंट में इस लेक्चर के साथ आपको कोई असाइनमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इस लेक्चर के साथ आपको अपनी एनसीईआरटी की लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ख़त्म करनी है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं एनसीईआरटी सीरीज़ का बनाऊंगा वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में बनाऊंगा, जिसमें कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा जो हम कॉम्पिटिटिव आईआईटी जेईई फाउंडेशन की क्लासेस ले रहे हैं वो भी आपकी लेते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे अब वर्ड प्रॉब्लम आ गया है। अभी हमने एक्सरसाइज 2.1 में सिर्फ इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था, अब आ गया है वर्ड्स, लैंग्वेज। उसको हमें इक्वेशंस में तब्दील करना होगा और सॉल्व करना होगा। लिखा हुआ है व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3 टू गेट। समझ लीजिए व्हाट शुड बी एडेड। देखिए व्हाट मतलब ये मान लीजिए कचड़े से पूछ रहा है, दिस इज व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस ऑफ दिस रैशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7। आप समझ रहे हो, मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में लिख दिया है क्वेश्चन। मतलब व्हाट शुड बी एडेड, ये मान लीजिए अगर आप ये साइन से घबरा रहे हैं तो हम जो क्वेश्चन पूछा गया वो है व्हाट शुड बी एडेड, दिस क्वेश्चन मार्क शुड बी एडेड टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ द रैशनल नंबर टू गेट व्हाट, टू गेट दिस। तो अगर मैं जो इसको एक्सप्रेशन में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा लेट, ये लैंग्वेज मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको, ये बहुत ध्यान रखना है क्योंकि आपको एग्जाम से बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझना है। ये मैंने आपको पिक्टोरियली दिखा दिया कि कैसे सोचना है, ये आपका रफ वर्क है, लेकिन आप जो सॉल्व करोगे ऐसे लिखोगे। लेट द नंबर टू बी एडेड बी एक्स। तो आप ये सबसे पहला स्टेटमेंट लिखोगे, लेट द नंबर टू बी एडेड बी एक्स। नाउ उसके बाद आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप x किस में ऐड कर रहे हो, x + 2 × -7/3 टू गेट 3/7। ये आपका इक्वेशन बना दिया है। अब उसके बाद आपके लिए ऑर्डिनरी हो गया है सवाल। अब इम्प्लाइज x + -14/3 = 3/7। आप इसको फिर से सिंप्लीफाई करोगे, लिखोगे x - 14/3 = 3/7। आपको पता है -14/3 को गेट रीड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +14/3 + 14/3।
आप देख रहे हो x अकेला हो चुका है, और यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, 3 और 7 का एलसीएम होगा 21, 7 3 is 21, so 3 plus 3 is 9, and 14 3 is, so this is going to be 98. That makes it 107 by 21. So that x is 107 by 21, जिसको आप लिख सकते हैं 5 whole 2 by 21. So x is equal to 5 whole 2 by 21 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं. Both are right answer. ये मैंने आपको बताया है. This is how it has to be done. देखिए दूसरा सवाल है. दूसरा सवाल मेंसुरेशन से है, पेरीमीटर की बात कर रहा है. पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल. आई एम श्योर आप लोग सब जानते हैं रेक्टेंगल क्या होता है. मैंने फॉर्मूला की क्लास में भी बात की थी इसकी. जैसे अगर मैं ये बताऊं तो ये मेरा रेक्टेंगल है. ओके, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, क्या कह रहा है, कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से मैं ब्लू ले लेता हूँ. कह रहा है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 2 whole 3 by 4, that is 11 by 4 centimeter. So this is your width, this is your width, and this is your length, this is your length. width already दे रखा है, आपको लेंथ निकालना है, आपको लेंथ निकालना है. तो आप लिख सकते हो let the length of rectangle given be L. तो आपने लेंथ क्या मान लिया, L. जरूरी नहीं है हमेशा x लेना है, आप L भी ले सकते हो, K भी ले सकते हो, का खा गा भी ले सकते हो. ठीक है, कोई भी लेटर आप ले सकते हो. तो आपने कहा लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन बी L. आपको पता है as we know पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ. दिस इज द, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है 13 सेंटीमीटर, और ट्वाइस ऑफ लेंथ क्या है, लेंथ हमने L सेंटीमीटर मान लिया, और ब्रेथ हमारा क्या है, ब्रेथ हमने क्या मान लिया, ब्रेथ हो गया 11 by 4 सेंटीमीटर. तो अब मैं इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखूँ तो मैं लिखूँगा 13 इज इक्वल टू 2L प्लस 11 by 2. 2 से 2 कट जाके अंदर ट्वाइस ऑफ L हो जाएगा, 11 by 4 इंटू 2 क्या होगा, 11 by 2. उसके बाद आप लिख सकते हैं, आप देख रहे हो 2L प्लस 11 by 2 है, 2L प्लस 11 by 2 है, अब इज इक्वल टू 13 है. तो 11 by 2 हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस 11 by 2, माइनस 11 by 2. तो मैंने क्या किया, 2L प्लस 11 by 2 माइनस, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2L, और ये क्या हो गया, 2 का एलसीएम ले लो, 26 माइनस 11, दैट मेक्स इट 15 by 2, 15 by 2. ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ, ये स्टेप यहाँ ला रहा हूँ. तो आपको पता चल गया है कि 2L इज implies that 2L is equal to 15 by 2. अब 2L से अगर मुझे L को रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, डिवाइडेड बाई 2. तो क्या हो गया, L इज इक्वल टू 15 by 2 इंटू 1 by 2, दैट मेक्स इट 15 by 4. तो मैं कह सकता हूँ 3 whole 3 by 4 सेंटीमीटर इज द लेंथ आंसर. ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. देखिए क्या है ये, फिर से क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन में ही आंसर होता है. क्वेश्चन को बार बार पढ़े, जब तक आप समझ ना पाएँ क्वेश्चन को उतनी बार पढ़ते रहें, क्योंकि क्वेश्चन को आप जैसे ही समझ जाओगे वैसे ही आपके पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा होता है. जैसे देखिए क्या लिखा है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर, the present age of Sahil's mother is 3 times the present age of Sahil. After 5 years, their ages will add to 66. Find their present ages. देखिए मैं एक टेबल बना लेता हूँ, मैं बनाता हूँ प्रेजेंट एज. मैंने बनाया एक टेबल प्रेजेंट एज, फिर बनाया और यहाँ पे मैंने नाम लिखा मदर
और साहिल का। और मुझे पता है, मैंने एज्यूम किया लेट साहिल्स प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। आपने साहिल का प्रेजेंट एज क्या माना? एक्स ईयर। देयर फोर मदर्स प्रेजेंट एज वुड बी, बताइए क्या होगा? ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, दैट इज गोइंग टू बी 3x। तो मैंने लिख दिया मदर का एज 3x और साहिल का एज लिख दिया x। आप देख सकते हो मैंने ये कॉलम बना दिया है। ओके, अब कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स। आफ्टर 5 ईयर्स अगर आपकी की उम्र अगर आज 13 साल है तो 5 साल बाद 18 साल होगी। आपकी उम्र आज 11 साल है तो 5 साल के बाद 16 साल होगी। अगर मेरी उम्र आज 31 ईयर्स है तो 5 साल के बाद 36 ईयर्स होगी। तो आप क्या करते हो? 5 ईयर्स अहेड, मतलब आप ऐड करते हो 5 ईयर्स। तो 5 आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा? आफ्टर 5 ईयर्स बताइए मदर की एज क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे 3x प्लस 5। और साहिल की एज क्या होगी? साहिल की एज होगी x प्लस 5। उसके बाद क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर्स देयर एज विल ऐड टू 66। तो मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x प्लस 5 दैट इज मदर्स एज आफ्टर 5 ईयर्स प्लस साहिल्स एज आफ्टर 5 ईयर्स is equal to 66। दिस इज माई इक्वेशन। नाउ आई कैन सॉल्व दिस इक्वेशन ताकि मैं उनकी प्रेजेंट एजेस बता सकूं। तो 3 आप जैसे देख ले हो 3x और x, देखिए आप यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे आप 3x देख रहे होगे, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे आप देख रहे होगे 3x और यहाँ पे देख रहे होगे सिंगल x। तो 3x प्लस x, 3 एप्पल प्लस एप्पल इज 4 एप्पल, 3 पेन प्लस 1 पेन इज 4 पेन, 3 mango plus 1 mango is 4 mango, 3 mango plus 4 mango is 7 mango, 3 mango plus 2 orange is not 5। आप सेम चीज़ों को ऐड करते हैं तो 3x प्लस x क्या हो जाएगा बताइए? 4x। एंड 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 10 इज इक्वल टू 66। तो 4 अब क्या है, मुझे अगेन रिमूव करना है, इसको फ्री करना है। तो मैंने कहा 4x प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 66 माइनस 10। क्या हो गया? 4x अलग हो गया और यहाँ पे क्या आ गया? 56। अब क्या है, मुझे 4 से डिवाइड करना होगा, डिवाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 4, 4x बाई 4 क्या हो गया? x, और 56 बाई 4 क्या हो गया? 14। तो मैं जानता हूँ साहिल की उम्र क्या हो गई? साहिल की उम्र हो गई, साहिल्स एज इज 14 ईयर्स और मदर्स एज, साहिल्स प्रेजेंट एज एंड मदर्स प्रेजेंट एज क्या हुआ? 14 ईयर्स इंटू 3, क्योंकि उनकी उम्र क्या है? 3x, तो क्या हो गई? 42 ईयर्स। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। ओके, बहुत ही आसान सवाल था, बस क्या करना था, लैंग्वेज को आपको इक्वेशन में बदलना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंसी, फिर से हम फिर बार बार कह रहे हैं कि हम सवाल को पढ़ेंगे, सवाल में ही आंसर छुपा होता है। बंसी हैज 3 टाइम्स, देखो सबसे पहले एक सब्जेक्ट है बंसी, उसके पास क्या है? 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपीज कॉइन एज ही हैज 5 रुपीज कॉइन। मतलब उसके पास 2 रुपए के कॉइन 5 रुपए के कॉइन से 3 गुना ज़्यादा है। मतलब अगर उसके पास एक 5 रुपए का कॉइन है तो 3 2 रुपए का कॉइन है। अगर उसके पास 10 5 रुपए का कॉइन है तो उसके पास 30 2 रुपए का कॉइन है। अगर उसके पास x 5 रुपए का कॉइन है तो उसके पास 2 रुपए का कॉइन कितना है? 3x। If he has all in sum is 77, then how many coins of each denomination? Okay, तो आप कैसे assume करेंगे? Let Bansi has x number of 2 rupee coins. Sorry, x number of 5 rupee coins. आपने क्या कहा? बंसी के पास कितने कॉइन्स है 5 रुपये के? x। Therefore Bansi has, according to question, Bansi has
3x नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स। आपने दोनों स्टेटमेंट लिख दिया, ये आपने क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल दिया, क्वेश्चन के लैंग्वेज को आपने सीधे कन्वर्ट कर दिया। नाउ ही हैज़ टोटल 77 रुपीज़। तो अगर मान लीजिए आपके पास 2 5 रुपए के कॉइन है तो आपके पास कितने हैं 10 रुपये, अगर आपके पास 3 है तो 15 रुपये, अगर आपके पास 4 5 रुपए के कॉइन है तो 20 रुपये। मतलब क्या हो रहा है, जितने कॉइन है उसको आप 5 रुपये से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अमाउंट बंसी हैज़ इन 5 रुपी डिनोमिनेशन, 5 रुपी कॉइन डिनोमिनेशन में कितने अमाउंट होंगे उसके पास, बताइए। अगर उसके पास x कॉइन्स हैं और 5 रुपए के x कॉइन है तो आप कह सकते हो ₹5x। क्या कह सकते हो, 5x। सिमिलरली अमाउंट बंसी हैज़ इन 2 रुपी कॉइन, अगर आपके पास 2 रुपी कॉइन 10 हैं तो आपके पास कितने रुपए होते हैं 20, 10 इंटू 2। अगर आपके पास 5 2 रुपीज़ कॉइन है तो आप क्या बोलोगे 10 रुपये हैं आपके पास। तो सिमिलरली अगर आपके पास 3x हैं तो आप क्या बोलोगे ₹2 इंटू 3x विच मेक्स इट ₹6x। तो आपके पास 5x 5 रुपये वाले डिनोमिनेशन में है और 6x, तो अब आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिख सकते हो 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 77 रुपीज़ विच मेक्स इट 11x इज इक्वल टू 77। अब मुझे x को फ्री करना है तो मैं 11 से डिवाइड कर दूंगा, 11x बाई 11, जैसा लेफ्ट हैंड साइड में किया वैसा ही राइट हैंड साइड में करूंगा, तो क्या हो गया 7। सो x इज इक्वल टू 7। तो मतलब बंसी के पास 5 रुपये के कॉइन कितने हैं x 7, और सो 5 रुपी कॉइन्स कितने हो गए, 5 रुपी कॉइन्स हो गए 7। तो 2 रुपी कॉइन्स कितने हो गए 7 इंटू 3 21। और आप वेरीफाई कैसे करोगे, लेट्स वेरीफाई दिस। अगर आपको कोई बोलता है कि इसको वेरीफाई करो तो आप वेरीफाई यहाँ पे कर सकते हो, आपके पास डेफिनेटली ज़्यादा पेजेस होंगे, आप वेरीफाई कर सकते हो। 5 रुपये का कॉइन 5 इंटू 7 प्लस 21 इंटू 2, देखिए क्या हो गया 35 रुपीज़ प्लस 42 रुपीज़, कितना हो गया 77 रुपीज़। तो यहाँ से आप कह सकते हो वेरीफाइड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। The sum of 3 consecutive multiples of 11 is 363। ठीक है, आपके पास 3 consecutive multiples, देखिए consecutive multiples क्या होता है 11, 22, 33, 44, 55, these are your consecutive multiples of 11। ओके, एंड 11 के जो 3 consecutive हैं उसका सम कितना है 363, उसका सम कितना है 363। तो अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि आपके पास जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं बीच में x है, क्या है, आप एज्यूम कीजिए कि आपके पास बीच में जो नंबर है, जो 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है उसके बीच में जो नंबर है वो x है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा x प्लस 11, और उससे पहले वाला नंबर क्या होगा x माइनस 11। इसका मतलब क्या होगा, ये तीनों क्या हैं 11 के, ये 3 नंबर्स हैं जो x, लेट x बी द मल्टीपल ऑफ 11 विच इज़ इन द मिडल। सो तो जो थर्ड नंबर होगा वो क्या होगा x प्लस 11, और जो फर्स्ट नंबर होगा वो x माइनस 11। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, लैंग्वेज में मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। लेट द मिडिल नंबर of consecutive multiples of 11, consecutive multiples of 11 be x। तो आपने मल्टीपल का बीच वाला बंदे क्या कहते हैं x। Therefore the first number of consecutive multiples of 11 will be equal to x minus 11, and the second number of consecutive multiples of 11 be x, sorry third number, second number तो middle हो गया, the third number is going to be x plus 11। तो आपका मिडिल नंबर x है, फर्स्ट नंबर ये है। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका फर्स्ट नंबर क्या है x माइनस 11, सेकेंड नंबर क्या है x, थर्ड नंबर क्या है x प्लस 11, ये तीनों का सम क्या है 363। अब आगे बढ़ सकते हैं,
एक्स एक्स एक्स, 3x ऐड हो रहे हैं तो क्या बन गया 3x। और देखिए मैंने इतना प्यारा नंबर लिया था कि -11 और +11 सब गैप हो गया, बचा आपके पास क्या 3x इज इक्वल टू 363। तो x क्या हो गया 3x बाई एक्स बाई सॉरी 3x/3 इज इक्वल टू 363/3। तो क्या बन गया x इज इक्वल टू 121। सो द मिडिल नंबर इज 121 विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 11। ये क्या होगा 132 और ये क्या होगा 110। सो दीज थ्री आर द कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 whose sum is 363. Example 10, the difference between two whole number is 66. दो होल नंबर का डिफरेंस क्या है 66 एंड द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:5। आपको समझ में आना होगा कि रेशियो क्या होता है। अगर मैं बोलूँ एक नंबर 70 है और दूसरा नंबर 91 है तो इन दोनों का रेशियो क्या होता है, इन दोनों का रेशियो होता है 70:91, जिसको आप लिख सकते हो 70/91 और 7 10 जा 7 13 जा, तो आप कह सकते हो 10/13। तो इसका रेशियो क्या कह सकते हो 10:13, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो वैसे ही आप कह रहे हो कि जो दो नंबर हैं उसका रेशियो क्या है, नंबर 1 / नंबर 2 इज 2/5। ठीक है, सो आप कह सकते हो लेट द फर्स्ट नंबर बी 2k। क्या आपने मान लिया 2k एंड द सेकेंड नंबर क्या होगा 2/5 है तो क्या हो गया 5k। तो आप कह सकते हो कि फर्स्ट नंबर आपका 2k है और सेकंड नंबर आपका 5k है। अब कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस 66 है तो डेफिनेटली सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से बड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हो 2:5 में सेकंड नंबर 5 पार्ट ले रहा है और वो 2 पार्ट ले रहा है। तो आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेकंड नंबर माइनस फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 66 एंड व्हाट इज सेकंड नंबर 5k and what is second number first number 2k, that is equal to the 5k minus 2k is 3k is equal to 66, so k would be equal to 66/3, that makes it 22। तो आपका k आया है 22, नंबर नहीं आया 22। तो फर्स्ट नंबर क्या होगा नंबर 1 हो जाएगा आपका 2 इंटू k, दैट इज 2 इंटू 22, दैट इज 44 एंड आपका जो सेकंड नंबर है वो क्या है 5k, 5 इंटू k विच इज गोइंग टू बी 5 इंटू 22 विच इज गोइंग टू बी 110। आप देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस भी 66 है। देविशी हैज अ टोटल ऑफ 590 एज ए करेंसी notes in the denomination of 50, 20 and 10. The ratio of the number rupees 50 notes and 20 notes is 3:5. If she has total 25 notes, how many notes of each denomination she has? Okay, देखिए आप ध्यान से देखो टोटल सम कितना है देवेशी के पास 590 और उसके पास डिनोमिनेशन क्या है 50, 20 एंड 10 और आपको पता है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 50 एंड 20 इज 3:5। तो आप मान लो ₹50 का नोट्स मान लो कितना 3k मान लो, क्या मान लिया आपने 3k। उसी तरीके से ₹20 नोट्स का क्या हो जाएगा 5k और ₹10 नोट्स क्या होगा। तो आपको पता है टोटल 25 नोट्स हैं, अगर 25 में से मैं जितना 50 और 20 हटा दूँ तो उतना ही 10 हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधे कह सकता हूँ 25 माइनस 3k प्लस 5k विच मेक्स इट 25 माइनस 8k। तो 10 रुपये के आपके पास कितने नोट्स हैं 25 माइनस 8k, 20 रुपये के कितने हैं 5k और 50 रुपीज़ के कितने हैं 3k। देख सकते हैं तो 50 रुपीज़ के अगर 3k नोट्स हैं तो 50 रुपीज़ से आपके कितने पैसे हो गए ₹50 इंटू 3k विच मेक्स इट ₹150k। उसी तरीके से आप कह सकते हो 20 रुपीज़ नोट के कितने हो गए 20 इंटू 5k, दैट मेक्स इट ₹100k एंड सिमिलरली ₹10 के कितने हो गए 10 इंटू 25 माइनस 8k। देखिए इसको ध्यान रखिएगा तो क्या हो गया ₹10 इंटू 25 माइनस 8k, अगर मैं 10 अंदर ले जाऊँ तो क्या बन गया ₹250 माइनस 80k। अब आप जानते हो ये प्लस ये आपका टोटल सम है, तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाओ और कहो ₹150k प्लस 100k प्लस 250
माइनस 80K इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज़, इज इक्वल टू रुपीज़ 590। तो आप इक्वेशन बना सकते हो, आप देख सकते हो 150K प्लस 100K 250K, 250K माइनस 80K प्लस 250 इज इक्वल टू 590। अब आपको पता है 250K माइनस 80K कितना हो जाएगा, 170K, और 250 को रिमूव करने के लिए मैंने माइनस 250 दोनों साइड कर दिया, तो 590 माइनस 250 दोनों साइड हो गया, तो क्या हो गया 170K इधर हो गया, और इधर क्या हो गया 340, जिससे K क्या निकल के आया, K निकल के आया 340 अपॉन 170 विच इज़ 2। तो K आ गया आपका 2, तो 50 नोट्स कितने हो गए, 3 इंटू 2 दैट इज 6, तो 50 रुपीज़ के नोट हो गए 6, 20 रुपीज़ के हो गए 5K दैट इज़ 5 इंटू 10 दैट इज़ 10, एंड 10 रुपीज़ के नोट्स कितने हो गए, आपको पता है टोटल 25 है तो 9 हो गए। तो आप कह सकते हो 50 रुपीज़ के टोटल नोट्स कितने हो गए 6, 20 रुपीज़ के हो गए 10, और 10 के हो गए 9। तो आप देख सकते हो 6, ये मैं यहाँ पे कहाँ पे आपको दिखा दूँ, आपको नए पेज पे दिखा देता हूँ वेरीफाई करके। आपके पास है देखिए, आपने देखा जस्ट से रुपीज़ 50 नोट कितने थे 3K, रुपीज़ 20 नोट्स कितने थे 5K, और टोटल नोट्स कितने थे 25। आपको पता है K की वैल्यू हमने क्या निकाली है, K की वैल्यू निकाली है 2, तो 50 नोट्स हो गए, 50 रुपीज़ नोट्स कितने हो गए 6, रुपीज़ 20 नोट्स कितने हो गए 5 इंटू 2 दैट इज़ 10, एंड रुपीज़ 10 नोट्स कितने हो गए 25 माइनस 6 माइनस 10 विच मेक्स इट 9। आप देख सकते हैं 50 रुपीज़ इंटू 6 इज़ 300 प्लस 20 रुपीज़ इंटू 10 इज़ 200, एंड रुपीज़ 10 इंटू 9 इज़ 90। सो ये हो गया 300, ये हो गया 200, ये हो गया 90, दैट मेक्स इट रुपीज़ 590 विच देवांशी हैड। ओके, सो हमने ये वेरीफाई भी कर दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.2 में जैसा कि आप देख रहे हैं 3, मैंने एक्सरसाइज 2.2 से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। जैसे आप देख रहे हो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स आर सच दैट व्हेन दे आर इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 एंड 4 दे ऐड अप टू 74। तो आपको मैं अब ये जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन है इसमें मैं बस आपको हिंट दूंगा ताकि आप इसको एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 आपको अपने असाइनमेंट की तरह कंप्लीट करके भेजना है। आई विल जस्ट डिस्कस कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप देख सकते हो 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ मैं मिडिल नंबर n ले लेता हूँ। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैंने मिडिल नंबर n ले लिया, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा n+1 और इधर क्या होगा n-1। एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में मैं 11 का मल्टीपल ले रहा था, यहाँ पे सिंपल 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। आप क्या कह रहा है, पहले नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो 2 इंटू n-1, दूसरे नंबर को आप 3 से मल्टीप्लाई करो 3 इंटू n, और तीसरे नंबर को आप 4 से मल्टीप्लाई करो n+1, एंड दिस इज इक्वल टू 74। आई एम श्योर आप इससे n की वैल्यू निकल लाएंगे। n आपका मिडिल नंबर होगा, उसके बाद 1 सब्ट्रैक्ट और 1 ऐड, आपको नंबर आ जाएगा। दूसरा सवाल है द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून इज इन द रेशियो 5:7। 4 ईयर लेटर द सम ऑफ देयर एजेस। अगेन आप टेबल बना लीजिए। प्रेजेंट एज 4 years later, राहुल हारून का 5:7 है, तो आप कह सकते हो 5K 7K। तो राहुल का प्रेजेंट एज 5K हो गया और हारून का प्रेजेंट एज 7K हो गया। आप कह सकते हो 4 years later इसका एज हो जाएगा 5K + 4 और इसका एज होगा 7K + 4। तो 5K + 4 + 7K + 4 इज इक्वल टू 56। आप ये ध्यान में रखो कि ये जो K आएगा ये आपका आंसर नहीं है, ये रेशो का कांस्टेंट है। फिर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राहुल से के प्रेजेंटेज का और हारून से। अक्सर हम एग्जाम में हमारे पास टाइम की कमी होती है, हम K निकाल के आंसर लिख के भाग जाते हैं। हमें पूरा क्वेश्चन देखना है, हमें ये समझना है कि हमने क्या एज्यूम किया और पूरे लैंग्वेज को हमें डिफाइन करना है।
क्वेश्चन नंबर 13, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। आपने एक रैशनल नंबर लिया जिसको आपने 5/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2/3 उसके प्रोडक्ट में ऐड कर दिया, यू गेट -7/12। ये बहुत ही आसान सवाल है। इस कचड़े को आप लेट द रैशनल नंबर बी x इंटू 5/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12। तो आज के लिए इतना ही। एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 आपका असाइनमेंट है, और आपको होमवर्क आपका है। होमवर्क एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2। सबमिशन डेडलाइन है, सबमिशन डेडलाइन इज 20th अप्रैल। मिडनाइट से पहले तक आपको भेज देना है अपना आंसर, और उसके बाद आप आगे वाले एक्सरसाइज के लिए रिवाइज कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, होप दिस इज़ इंटरेस्टिंग। और आप ये बात समझ लो कि आप जब तक एनसीईआरटी को मास्टर नहीं करोगे, आप कंपटीशन को मास्टर नहीं कर सकते। एनसीईआरटी इज़ द कोर। आपको एनसीईआरटी को पहले अच्छे से समझना है, अपने आप कंपटीशन हैंडल हो जाएगा। ओके बच्चे लोग, ऑल द बेस्ट, एंजॉय योर स्टे, डू लॉट ऑफ स्टडी, डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज, परस्यू ऑल सॉर्ट ऑफ हॉबी। आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे से अपना हेल्थ। एक बात मैं ज़रूर आपसे कहूँगा कि अगर आप इस लॉकडाउन के पीरियड के दौरान अगर आप कोई स्किल सीख के नहीं निकलते हैं, तो इसका मतलब है कि आप में टाइम की कमी नहीं है, आपकी दिक्कत डिसिप्लिन की है। अगर आप अक्सर कहते हैं कि मेरे पास ये टाइम नहीं है, मेरे पास वो टाइम नहीं है, तो आपको दुनिया भर की सारी टाइम मिली है। और अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज करके अगर आप एक सक्सेसफुल और कोई स्किल सेट अगर सक्सेसफुली सीख के नहीं निकलते हो, तो इसका मतलब है आपको अपने अनुशासन पे काम करना है, आपको अपने डिसिप्लिन में काम करना है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ ऐसे वीडियो सेशन लेने में। आई एम श्योर आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। आई हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो बहुत ही डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं, एक एक लेक्चर्स देख रहे हैं, एक एक असाइनमेंट्स देख रहे हैं। आई एम श्योर यू ऑल आर लविंग द टाइम। आप क्या कहते हैं, अपने मेंटोर से, अपने टीचर से आप मुझे भी फ़ोन कर सकते हैं जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है। आप अपने काउंसलर से बात कर सकते हैं, आप अपने काउंसलर से मेरा नंबर मांग सकते हैं अगर आपके पास मेरा नंबर नहीं है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से मेरा नंबर ले सकते हैं, और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और आप मेरे से बात कर सकते हैं डायरेक्ट जहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है। ओके बच्चे लोग, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।